शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। सबसे पहले देखेंगे पीआईबी की न्यूज़। पीआईबी की पहली न्यूज़ हम देखेंगे भारत और जापान के बीच रिलेशन से रिलेटेड। ठीक है, भारत जापान के बीच नई दिल्ली में वित्त वार्ता का आयोजन किया गया है। मतलब कि ये जो वार्ता है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक है, भारतीय इकोनॉमी और जापान की इकोनॉमिक कंडीशन से, व्यापार से, फाइनेंस से इसका लेना देना है। तो हम देख लेते हैं इंडिया और जापान रिलेशन की क्या क्या हिस्ट्री रही है। ठीक है, इकोनॉमिक में कैसे रिलेशन रहे हैं, कल्चरल संबंध किस प्रकार से रहे हैं, पूरी डीपली जानकारी आज हम देखने वाले हैं भारत जापान संबंध के बारे में। ठीक है, भारत जापान संबंधों का इतिहास बहुत पुराना है। ठीक है, लगभग छठवीं शताब्दी में जब वहाँ पर बुद्धिज़्म इंट्रोड्यूस हुआ था, बौद्ध धर्म इंट्रोड्यूस हुआ था जापान में, तभी से भारत और जापान के रिश्ते माने जाते हैं। ठीक है, इंडियन कल्चर फिल्टर्ड थ्रू बुद्धिज़्म, भारत की संस्कृति बुद्धिज़्म के द्वारा जापान पहुंची। हैज़ ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन जापानीज़ कल्चर, उसका जापान की कल्चर पर असर पड़ा। जब हमारे देश की कल्चर दूसरे देश की कल्चर में जाती है तो उस देश की संस्कृति में भी उसका असर पड़ता है। एंड दिस इज़ द सोर्स ऑफ द जापानीज पीपुल सेंस ऑफ क्लोजनेस टू इंडिया। और आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत और जापान के लोग आपस में क्लोज हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने एक इंडियन एलिफेंट जापान को डोनेट किया था। ठीक है, दान दिया था। वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद में 1949 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने डोनेट किया था इंडियन एलिफेंट। किसको? जापान को। ये टोक्यो में एक इनो जू है टोक्यो में, वहाँ पर इस एलिफेंट को रखा गया था। दिस ब्रॉड ए रे ऑफ लाइट इनटू द लाइव्स ऑफ जापानीज पीपुल। यहाँ से भारत और जापान के रिश्ते में और भी थोड़ी मजबूती आई। ठीक है, क्योंकि लोग अभी उससे उबर नहीं पाए थे सेकेंड वर्ल्ड वार से। इसके अलावा पीस ट्रीटी एंड इस्टेब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन। ठीक है, पीस ट्रीटी कब से हमने स्थापित किए, इसके अलावा डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे जापान के साथ में कब से चालू हुए। जापान और इंडिया ने साइन किया था पीस ट्रीटी, शांति संधि, और डिप्लोमेटिक रिलेशन चालू कर दिया था 28 अप्रैल 1952 से। ठीक है, डिप्लोमेटिक रिलेशन हमने कब से चालू करे? 28 अप्रैल 1952 से। दिस ट्रीटी वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीस ट्रीटीज जापान साइंड आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड। ठीक है, इसकी खास बात यह है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान द्वारा साइन करी गई ये पीस ट्रीटी पहली थी। इसके पहले कभी भी उसने पीस ट्रीटी साइन नहीं किया था। तो जब से डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्थापित हुए हैं, दोनों कंट्रीज़ ने एंजॉय किया है कॉर्डियल रिलेशन। अपने संबंधों को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज करके रखा है। कॉर्डियल यहाँ वर्ड आया जिसका मतलब होता है हार्दिक। इन द पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड पीरियड, इंडियाज आयरन ओर हैव ए ग्रेट डील जापान्स रिकवरी फ्रॉम डिवास्टेशन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान को जो नुकसान हुई थी, उस टाइम में जापान को ज़रूरत पड़ी थी आयरन ओर की। तो उस टाइम में भारत ने जापान को आयरन ओर की सप्लाई किया था ताकि जो विनाश हुआ था उससे जापान रिकवर हो सके। इसके बाद बताया जा रहा है जापानीज प्राइम मिनिस्टर नोबुसुके किसीस विजिट इंडिया में हुई 1957 में। जापान ने स्टार्ट कर दिया था प्रोवाइडिंग येन लोन टू इंडिया इन 1958। 1957 में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हमारे देश आते हैं और जापान ने 1958 से ही इंडिया को वहीं की मुद्रा में लोन देना चालू कर दिया था। एज द फर्स्ट येन लोन एड एक्सटेंडेड बाय द जापान। रिसेंटली यदि रिलेशनशिप की बात कर लें तो प्राइम मिनिस्टर योशिरो मोरीस विजिट हुई थी इंडिया में। ये आए थे सन 2000 में, अगस्त 2000 में।
इन्होंने प्रोवाइड किया था मोमेंटम, ताकि इंडिया जापान रिलेशनशिप है वो और भी मजबूत हो सके। दूसरी बात, मिस्टर मोरी और उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी हुआ करते थे, दोनों ने डिसाइड किया था कि हम इस्टेब्लिश करेंगे ग्लोबल पार्टनरशिप बिटवीन जापान एंड इंडिया। इसके बाद आते हैं प्राइम मिनिस्टर जूनिचिरो कोइजुमी, इंडिया आते हैं 2005 में। अप्रैल 2005 में जूनिचिरो हमारे देश की विजिट करते हैं। जापान इंडिया एनुअल समिट मीटिंग हैव बीन हेल्ड इन रिस्पेक्टिव कैपिटल, ठीक है। इसके बाद दोनों की जो कैपिटल है वहाँ पर एनुअल जो जापान इंडिया समिट है उसका आयोजन होता है। इसके बाद हमारे यहाँ से प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जाते हैं जापान। 2006 में जापान इंडिया रिलेशनशिप वाज एलिवेटेड टू द ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। फिर 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेड एन ऑफिशियल विजिट टू जापान एंड हैड ए समिट मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे। 2014 में नरेंद्र मोदी जापान गए, मीटिंग होती है शिंजो आबे के साथ में, जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने बातचीत करा था जो बायलैटरल रिलेशनशिप है इंडिया जापान की, स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के मुद्दे पर बात किया था। फिर 2015 में प्राइम मिनिस्टर आबे ये आते हैं इंडिया और एक समिट मीटिंग रखते हैं विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दोनों ही मिनिस्टर ने रिजॉल्व टू ट्रांसफॉर्म द जापान इंडिया स्पेशल स्ट्रेटजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप इनटू डीप ब्रॉड बेस्ड एक्शन ओरिएंटेड पार्टनरशिप विथ रिफ्लेक्ट ए ब्रॉड कन्वर्जेंस ऑफ देयर लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटजिक गोल्स। इन्होंने अनाउंस किया था इसी दौरान जापान एंड इंडिया विजन 2025, स्पेशल स्ट्रेटजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप वर्किंग टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन। यहाँ से बात क्लियर हो जाती है कि दोनों देश मिलकर के इंडो पैसिफिक रीजन के लिए काम करेंगे, इसके अलावा वर्ल्ड के लिए भी। इसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट जो कि सर्व किया जाता है एज ए गाइड पोस्ट फॉर द न्यू एरा इन जापान इंडिया रिलेशन। और ये बात यहाँ से ये बताती है कि इंडिया और जापान का रिलेशन का एक नया युग शुरू हो रहा है। नवंबर 2016 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये जाते हैं जापान। इसके बाद इनकी मीटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर आबे के साथ में। फिर इन द जापान इंडिया विजन स्टेटमेंट, ठीक है, इश्यूड ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट टू जापान इन अक्टूबर 2018 में एक इंडिया जापान विजन स्टेटमेंट इशू किया जाता है और इन्होंने कमिटमेंट किया था वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। इधर से इंडो पैसिफिक का मुद्दा उठने लगा था। फिर सितंबर 2021 में प्राइम मिनिस्टर सुगा इंडिया की हु वाज विजिटिंग वाशिंगटन डीसी 2021 में जो वाशिंगटन डीसी की विजिटिंग कर रहे थे फॉर द सेकेंड ऑस्ट्रेलिया इंडिया यूएस समिट मीटिंग हेल्ड ए समिट मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उसी दौरान उन्होंने भारत के साथ भी एक मीटिंग रखी थी। फिर अक्टूबर 2021 में प्राइम मिनिस्टर किसीदा इन्होंने टेलीफोन में बातचीत करी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ सून आफ्टर मिनिस्टर किसीदास टेकिंग ऑफिस, क्योंकि किसीदा उस टाइम में नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे। दोनों ही देशों ने अपनी सहमति जताई थी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया जापान रिलेशनशिप को लेकर के। इसके अलावा फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर भी इन्होंने बातचीत करा था। कोऑपरेशन इन सिक्योरिटी फील्ड की यदि हम बात करें, देखिए जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह गए थे जापान, ठीक है,
2008 अक्टूबर में, तो दोनों लीडर ने इशू करा था द जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन सिक्योरिटी कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया जापान। ठीक है, यहाँ पर सिक्योरिटी कोऑपरेशन को लेकर के एक स्टेटमेंट डिक्लेरेशन जारी की गई थी। देयर आर वेरियस फ्रेमवर्क ऑफ सिक्योरिटी एंड डिफेंस डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड जापान। उसमें क्या क्या चीज़ शामिल है? फॉरेन प्लस डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग, 2+2 मीटिंग जिसको बोलते हैं। एनुअल डिफेंस मिनिस्ट्रियल डायलॉग होते रहता है। इसके अलावा कोस्ट गार्ड टू कोस्ट गार्ड डायलॉग होते रहता है। फिर नवंबर 2019 में पहली बार 2+2 मीटिंग हेल्ड की गई थी। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इसके अलावा अक्सा है यहाँ पर। 9 सितंबर 2020 को द एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ जापान एंड गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया कंसर्निंग रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाईज एंड सर्विस। ये जो अक्सा है, इसका जो ध्यान है, फोकस है, वो है सप्लाई और सर्विस सेक्टर में बिटवीन द सेल्फ डिफेंस फोर्सेस ऑफ द जापान एंड द इंडियन आर्म फोर्सेस। तो दोनों की जो फोर्सेस हैं उसके लिए क्या क्या करना? सप्लाई और सर्विस प्रोवाइड करना। इसी को कहते हैं एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विस एग्रीमेंट। शॉर्टकट में कहें तो अक्सा। इसको साइन किया गया था। अक्सा फोर्स में आया था 11 जुलाई 2021 से। फिर दोनों देशों की इकोनॉमिक रिलेशनशिप की बात कर लें तो रिसेंट ईयर में देखा जाए तो इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन जापान और इंडिया के बीच में काफ़ी एक्सपांड हो रही है और गहरी भी हो गई है। द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज हैज़ इंक्रीज्ड। दोनों देशों के बीच में जो व्यापार हो रहा है वो बढ़ते ही जा रहा है। इंडिया 18वें नंबर का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है जापान के लिए, और जापान हमारे देश के लिए 12वें नंबर का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर माना जाता है। ये 2020 का आंकड़ा हम देख रहे हैं। ठीक है, वहीं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जापान से यदि हम देखें टू इंडिया हैज़ बीन इंक्रीज, वो भी बढ़ते जा रहा है, और जापान हमारा चौथे नंबर का लार्जेस्ट इन्वेस्टर बन गया है फॉर इंडिया। फाइनेंशियल ईयर 2020 की ये बात है। चौथा सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है इंडिया में? जापान है। जापान का प्राइवेट सेक्टर भी इंटरेस्ट रखता है क्योंकि इंडिया राइज हो रहा है, और प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ते जा रहा है। 1455 जापानीज कंपनीज है ब्रांच्ड इन इंडिया। 1455 कंपनियों ने इंडिया में अपनी ब्रांच को खोल कर रखा है। एक रिसेंट समिट की मीटिंग हुई थी दोनों लीडर के बीच में, तो उन्होंने रिकन्फर्म किया था कमिटमेंट टू सिनर्जाइजिंग इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया के पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका फ़ायदा जापान को मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ के जो युवा लोग हैं, ठीक है, एक तो युवक लोग हैं, वर्कर हैं हमारे पास। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास जो खनिज संसाधन है, और जापान के पास क्या है? पूंजी लगा सकता है और वो टेक्नोलॉजी हमको दे सकता है। इस प्रकार से दोनों देश आपस में काम करने वाले हैं फ्यूचर में। इसी के रिगार्ड में दोनों लीडर ने वेलकम किया था द एग्रीमेंट टू कंक्लूड ए बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट ऑफ $75 बिलियन। ठीक है, बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट को इसी के तहत चालू किया गया था। द लॉन्चिंग ऑफ कंप्रहेंसिव जापान इंडिया डिजिटल पार्टनरशिप एंड अदर कोऑपरेशन एंड इनिशिएटिव। इसके अलावा इकोनॉमिक असिस्टेंस भी भारत और जापान की रिलेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ठीक है, जापान ने सबसे ज़्यादा लोन दिया है इंडिया को, ODA लोन जिसको कहते हैं, पिछले यदि दशकों की हम बात कर लें। एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि जो दिल्ली मेट्रो है सबसे सक्सेसफुल एग्जाम्पल माना जाता है जापानीज कोऑपरेशन थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ ODA लोन के माध्यम से दिल्ली मेट्रो की स्थापना करी गई थी। जापान कंटिन्यू टू कोऑपरेट इन सपोर्टिंग स्ट्रेटजिक कनेक्टिविटी लिंकिंग साउथ एशिया से साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, जापान हमें कंटिन्यू सपोर्ट कर रहा है साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया के साथ में जोड़ने के लिए।
ठीक है। थ्रो सिनर्जी बिटवीन एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड पार्टनरशिप फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इनमें वो शामिल है, इनमें वो मदद करता है। इससे जो साउथ एशिया है और साउथ ईस्ट एशिया है आपस में कनेक्ट होने में हमें सहायता मिलेगी। ठीक है। इंडिया और जापान ने कमिटमेंट किया है कि हम हाई स्पीड रेलवे तैयार करेंगे इंडिया में। ठीक है। जापान शिनकासेन सिस्टम, ठीक है, जापान का जो शिनकासेन रेलवे सिस्टम है इसी को हम अपने देश में वैसी टाइप का लाने वाले, जो कि वहाँ की हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट मानी जाती है। ठीक है। विच इज़ द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ जापान इंडिया रिलेशनशिप, कौन से साल में कितना लोन दिया गया, कितना ग्रांट दिया गया, टेक्निकल कोऑपरेशन कितना दिया गया, यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है। 2020 में 356 बिलियन येन का लोन हमें मिला, ग्रांट भी मिली। ग्रांट मतलब होता है अनुदान, इसको वो वापस हमें करना नहीं पड़ता है। इसके अलावा टेक्निकल कोऑपरेशन हमें मिला है 8.7 बिलियन येन का, वहीं की मुद्रा में ये राशि दी गई है। इसके बाद कल्चरल रिलेशन यहाँ पर बताए जाते हैं। ठीक है। तो कल्चरल रिलेशन में बताया जा रहा है 2012 में, ठीक है, 60 साल पूरे हो चुके थे भारत जापान रिलेशनशिप के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इस्टेब्लिश हुए। इसके अलावा नंबर ऑफ़ रेसिडेंट्स की हम बात करें तो द नंबर ऑफ़ जापानीज नेशनल रिसाइडिंग इन इंडिया, भारत में कितने जापानी लोग रहते हैं, 9,239। और वहीं इंडिया कितने लोग, इंडियन कितने हैं जापान में, 39,764। ये दिसंबर 2020 का डेटा है। कई सारी बायलैटरल ट्रीटी हुई हैं जापान के साथ में, उनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है। और इसको यदि डिटेल में पढ़ना है तो ये वेबसाइट है, यहाँ पर आकर के आप देख सकते हैं, edubucketsblogspot.com। ठीक है। पूरा रिलेशनशिप का आपको यहाँ पर नोट मिल जाएगा। अगली पीआईबी की न्यूज़ हम देखेंगे मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड। एक ऐसा रेफ्रिजरेटर जिसको चलाने के लिए आपको किसी प्रकार की बिजली की ज़रूरत नहीं है और आप आराम से उस फ्रिज में सब्जी और फल फूल रख सकते हो। ठीक है। तो ये जो वीडियो है इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए तो आपको बहुत अच्छे तरीके से मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर समझ में आ जाएगा। It took him 4 years to get the combination right, mixing and churning different types of clay in different proportions. He hit the jackpot with an unusual addition of sawdust and sand that makes the soil porous and the interiors cold. His inspiration came from a tragedy that shook the entire nation, the Gujarat earthquake of 2001. हमारे आसपास के यहाँ पर ये बताया जाता है कि इनको इंस्पायरेशन आखिर मिला कहाँ से। तो गुजरात में जो अर्थक्वेक आया था, बताया जा रहा है वहाँ पर लोगों के घर तबाह हो गए। लोगों का कहना था कि हमारे रेफ्रिजरेटर भी ख़राब हो गए। रेफ्रिजरेटर मतलब वो अपने मटकों को बोल रहे थे। यहीं से ये इंस्पायर हुए और यहीं से ही इन्होंने फिर इस निर्माण कार्य की शुरुआत करी थी। टूट गया। सही में तो ये मटका टूटा था, इसलिए हमने ये मिट्टी का फ्रिज बनाने का विचार आया। From manufacturing to packaging to R&D, Mitti Cool is a one-man initiative. और इसके अंदर पानी भी ठंडा होते हैं, बिजली बिना जलते हैं और इसके अंदर रखा हुआ सब्जियां और फ्रूट इतना नेचुरल होता है। Mansukh Bhai sells 50 to 70 Mitti Cools a month. His biggest markets are Chennai and Hyderabad. Under this brand name, he is also producing water filters, pressure cookers and non-stick tawas, all made of clay. Retail giants like Big Bazaar are booing him, but Mansukh Bhai is worried that it may push up his prices and the whole idea of Mitti Cool for the poor may fail. A sip of cold water in this scorching summer of India is like a little piece of heaven itself. And this heaven has been made.
तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर पानी को भी ठंडा किया जाता है। सब्जियों को तो रखा ही जाता है ठंडा करने के लिए। इसके अलावा इसमें बताया गया है ना केवल ये रेफ्रिजरेटर बना रहे हैं, इसके अलावा तवा, ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ हॉट पॉट टाइप के बर्तन भी इसी ब्रांड के नाम से इन्होंने चालू कर दिया है बनाना। लेकिन वो चाहते हैं कि इनका ये जो उत्पाद है वो लोगों के पास सस्ते दाम तक पहुँचे। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसको भारतीय मानक ब्यूरो कहते हैं, तो इन्होंने मिट्टी से बने गैर विद्युत कूलिंग कैबिनेट के लिए मतलब कूलिंग रेफ्रिजरेटर के लिए भारतीय मानक IS 17693/2022 को विकसित किया है। इसके लिए एक स्टैंडर्ड उन्होंने तय कर दिया है। इसका नाम रखा गया है मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर। ये एक पर्यावरण के अनुकूल तकनीक प्रस्तुत करता है। इसका निर्माण गुजरात के अन्वेषक श्री मनसुख भाई प्रजापति ने किया है। गुजरात मनसुख भाई प्रजापति, ठीक है। तो BIS मानक मिट्टी से बने कूलिंग कैबिनेट के निर्माण और प्रदर्शन संबंधी ज़रूरतों को निर्दिष्ट करता है, जो वाष्पशील शीतलन के सिद्धांत पर संचालित होता है। ये जो रेफ्रिजरेटर है इवोपरेशन के प्रिंसिपल पर काम करता है। इसका उपयोग बिना बिजली के, ठीक है, खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को हम स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए जो BIS सिस्टम है वो हेल्प कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने 17 सस्टेनेबल गोल्स हमको निर्धारित करे हैं, ठीक है। 17 में से कम 6 को तो हम हासिल कर ही ले रहे हैं, जैसे कि नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, जेंडर इक्वालिटी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। तो 17 में से 6 को तो हम हासिल करने में सहायता BIS हमारी कर रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से इस डिवाइस का आविष्कार किया गया है उसी हिसाब से फिर इसने BIS के मानक तय कर दिया है। उन मानक तय करने से ये पता चल रहा है कि हम ये जितने भी चीज़ें बना रहे हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि सतत विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं। इसके यदि फीचर्स की बात करें तो ये एक प्रकार से नेचुरल रेफ्रिजरेटर, मतलब कि ये प्रकृति के द्वारा प्रदान जितने भी पदार्थ हैं उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। मिट्टी से, अलग अलग किस्म की मिट्टी से इसका निर्माण किया गया है। मेड प्राइमरली फ्रॉम क्ले टू स्टोर वेजिटेबल्स, फ्रूट, मिल्क एंड आल्सो कूलिंग फॉर वाटर। सब्जी, फल हो गया, दूध हो गया, इसके अलावा पानी को भी ये ठंडा करने का काम करता है। आपने जो भी खाद्य पदार्थ यहाँ पर रखा है उसको नेचुरल कूलिंग प्रदान करता है विदाउट रिक्वायरिंग एनी इलेक्ट्रिसिटी। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क कैन बी स्टोर रीजनेबली फ्रेश विदाउट डिटोरिंग देयर क्वालिटी भी उनकी ख़राब नहीं होती है। यदि इस प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं और उनका यदि हम उपयोग करते हैं तो देखिए कई सारे फायदे हमें होते हैं। टू नेम ए फ्यू, इट इज़ प्लेइंग एन इन्फ्लुएंशियल रोल इन रिवाइविंग द पॉटरी कल्चर। हमारी जो पॉटरी कल्चर है, कुम्हार लोगों की जो संस्कृति है, जो वो काम करते थे, उसको फिर से रिवाइव करने का ये एक अच्छा तरीका है। उनके ट्रेडिशन, इसके अलावा हेरिटेज, कनेक्टिंग पीपल बैक टू रूट्स इन बेटर हेल्दियर वे। और इससे आप पहले जो स्वास्थ्य वाले रास्ते पर चल रहे थे उसी रास्ते पर फिर से वापस चले जाते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल कंजप्शन हम कर पा रहे हैं इसकी सहायता से। और इकोनॉमिकली यदि हम देखें तो एकदम इसका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है जितना कि रेफ्रिजरेटर का हुआ करता है। इस प्रकार के प्रोडक्ट से हम ग्रीन एंड कूल अर्थ की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। इसके अलावा फाइनली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द रूरल वुमेन अपलिफ्टमेंट, महिलाएं काम करती हैं तो महिलाओं का एम्पावरमेंट होता है। मेकिंग देम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और उनको थोड़ा रोजगार भी मिल जाता है। मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर का प्रदर्शन किया गया था, ठीक है, 4th बैच ऑफ इनोवेशन स्कॉलर्स इन रेसिडेंस प्रोग्राम
इसको हेल्ड किया गया था राष्ट्रपति भवन 2017 में। इसमें पार्टनरशिप रहे थे नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन दैट स्काउट्स सपोर्ट एंड स्पॉन ग्रास रूट इनोवेशन डेवलप्ड बाय इंडिविजुअल एंड लोकल कम्युनिटी इन एनी टेक्नोलॉजी फील्ड। तो ये क्या काम करता है, ये सपोर्ट करता है ग्रास रूट लेवल पर नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, यदि आप इस प्रकार का कोई इनोवेशन करते हो तो, और ये हेल्प करता है प्रोडक्ट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट में विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर की आपको ज़रूरत नहीं है। द हिंदू की जो पहली खबर है वो अग्निपथ आर्मी भर्ती स्कीम के विरोध में की गई है। ठीक है, कुछ टाइम पहले ही हमने इस पर चर्चा किए थे, कल की ही यदि ये बात होगी या परसों की बात है, और इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना चुका। ठीक है, भारत की गवर्नमेंट ने आर्मी में 4 साल की एंट्री के लिए, मतलब 4 साल नौकरी करने के लिए इस स्कीम को चालू किया था। ठीक है, एक प्रकार से आप संविदा समझ लीजिए। मान के चलिए आपकी उम्र 18 है, 18 से यदि आपने 4 साल नौकरी कर लिया आर्मी की तो आप हो गए, ठीक है, 22 साल के। इसके बाद यदि फिर से आर्मी की भर्ती निकलेगी 4 साल के बाद तो आप इसको नहीं भर पाएंगे, क्योंकि इसमें एज का प्रावधान किया गया था 17.5 से लेकर के 21 साल। ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट जो है आपको परमानेंट जॉब नहीं दे रही है, ना ही परमानेंट उस प्रकार की आपको फैसिलिटी देगी जैसा कि सभी जगह अभी आर्मी वालों को दिया जाता है कि आप 15 साल नौकरी कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार की किसी भी प्रकार का प्रावधान इसमें नहीं किया गया। दूसरी बात, पैसे को लेकर के देखें ना तो सरकार कह रही है 30 से 40 हज़ार रुपया मंथली हम देंगे, और इसके बाद जब आप 4 साल में पहुंच जाओगे, चौथे साल में, तो आपको लगभग मिलेगा 40,000 प्रति महीने। जब इस प्रकार का विरोध सामने आया तो सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा करी है कि जो 17.5 से 21 साल हमने एज का प्रावधान रखे थे ना, इसको हम 21 से 23 साल कर दे रहे हैं। ठीक है, 21 से 23 कर देते हैं। दूसरी बात यह है, एक ही बैच की भर्ती यदि सरकार करती है आर्मी के माध्यम से तो 75% बच्चों को ये बाहर कर देगी। ठीक, केवल 25% को वो लेने वाली है। इसके अलावा आपकी सैलरी से कुछ पैसा काटा जाएगा और वही उतना ही पैसा सरकार मिलाएगी, लगभग 8-9 हज़ार रुपया, और जब आप 4 साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो वो पैसा आपको लगभग 11 लाख रुपया एक मुश्त मिलने वाला है। ठीक है, ना तो आपको कोई पेंशन का प्रावधान है, और आपको जो पैसा मिलेगा सेवानिधि के रूप में वो टैक्स से फ्री रहेगा। अब आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। कई सारे राज्यों में इसका विरोध हमको देखने को मिला। ना केवल यूपी और बिहार के बच्चों ने इसका विरोध किया है, बल्कि इसमें बहुत सारे स्टेट भी शामिल हो गए, जैसे कि बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। ठीक है, वेयर द बल्क ऑफ आर्मी रिक्रूटमेंट टेक्स प्लेस। और इसको शांत करने के लिए कहीं कहीं तो आर्मी भी बुलानी पड़ी थी। इन दिल्ली
2 यूथ ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड प्रोटेस्ट इन सोलिडरिटी विद देयर काउंटर पार्ट्स इन अदर स्टेट। दिल्ली में भी उनके जो साथी लोग हैं उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया था। इंडियन रेलवे का कहना है 34 ट्रेन कैंसिल कर दी गई हैं और 72 ट्रेन रनिंग लेट ड्यू टू प्रोटेस्ट एंड अटैक अगेंस्ट ट्रेन, क्योंकि ट्रेन में आग भी लगा दी गई है, जगह जगह पर आगजनी की घटनाएं। इसके अलावा जो बीजेपी की एक लीडर हैं उनकी कार पर भी अटैक किया गया था, पत्थरबाजी की गई थी, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। युवाओं में बहुत ज़्यादा आक्रोश भी है, क्योंकि कोरोना जब से चालू हुआ तब से आर्मी की भर्ती चालू नहीं हुई है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब बैठे बैठे उनकी एज निकल जा रही है, अब वो क्या करेंगे। और दूसरी बात, सरकार फिर 4 साल की ये स्कीम लेकर के आई है। सरकार तो इससे अपना बचत ही कर रही है ना एक प्रकार से। एक आर्मी कैंडिडेट को यदि वो 15 साल रखती तो उसको कितना पैसा देती, वो बढ़ के लगभग उसकी तो 60 70 80 हज़ार सैलरी हो जाती ना, लेकिन उसको वो काम कितने में चला ले रही है, 30 से 40 हज़ार रुपया में काम चला ले रही है। इस प्रकार से सरकार की प्रकार से ये बचत ही हो रही है। कुल मिला के देखा जाए तो जो आर्मी वाले कैंडिडेट हैं ना, इसका बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि 4 साल नौकरी के बाद वो क्या कर पाएंगे, फिर से तो आर्मी में भर्ती हो नहीं सकते हैं वो, और कहीं अदर जगह भी तैयारी नहीं कर पाएंगे। विरोधियों प्रदर्शनकारियों के घर को जिस प्रकार से तोड़ा जा रहा है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है आप बदले की भावना से किसी के घर को नहीं ढहा सकते हो, कानून की प्रक्रिया का आपको पालन करना होगा, तभी जा कर के आप किसी को भी उसकी संपत्ति से वंचित कर सकते हो। ठीक है, अब इसी बात को लेकर के जैसे यूपी में हाल ही में एग्जाम्पल देखे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की सरकार से जवाब मांगा है। हालांकि बताया जा रहा है कि बुलडोजर जो चलाए जा रहे हैं उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन फिर भी एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन जरूर किया है। जिस प्रकार से जो दंगाई हैं या फिर प्रदर्शनकारी हैं उनके घर को ढा दिया जाता है, जैसे कि ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया गया, हाउस ऑफ एक्यूज्ड इन द प्रयागराज वायलेंस केस बीइंग रेज्ड ऑन जून 12 जून को उसके घर को गिरा दिया गया था। केरला से एक न्यूज़ आई है ट्रांस वुमेन को लेकर के, ठीक है, उनको एक अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर का, इसके अलावा भी एक बेस्ट ब्यूटी का भी इनको अवार्ड मिला है। तो यहाँ पर बताया जाता है ट्रांसजेंडर और ट्रांससेक्सुअल किसको बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसजेंडर या फिर ट्रांससेक्सुअल जिसको हम हिंदी में किन्नर कहते हैं। ठीक है, ट्रांसजेंडर मतलब वे लोग जो जन्म से ही ना पुरुष हैं और ना ही महिला है, किसके अंतर्गत आ जाएंगे वो, ट्रांसजेंडर। ट्रांससेक्सुअल किसको बोलेंगे, जन्म के हिसाब से तो पुरुष या महिला है, लेकिन वो अपनी पहचान इससे उल्टा कर रहा है। जैसे कि पुरुष कोई लड़का है तो उसको लड़की के जैसा, महिला के जैसा फील होता है, और जो महिला होती है वो पुरुष के तौर पर फील करती है। एक और चीज़, सभी ट्रांसजेंडर को हम ट्रांससेक्सुअल नहीं कह सकते, लेकिन सभी ट्रांससेक्सुअल ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इस प्रकार का जब इनको अवार्ड दिया गया है तो वो मैटर ऑफ प्राइड है, मतलब गर्व की बात है। ट्रांस वुमेन, केरला स्टेट अवार्डी नेघा एस एंड ब्यूटी क्वीन श्रुति सितारा टॉक अबाउट फाइंडिंग विजिबिलिटी। तो द जर्नी टू विनिंग द केरला स्टेट अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर एंड मिस ट्रांस ग्लोबल वाज नॉट ईजी फॉर ट्रांस वुमेन नेघा एस एंड श्रुति सितारा। ठीक है, 2 महिलाओं के नाम यहाँ पर बताए जाते हैं, कौन कौन, नेघा एस और श्रुति सितारा। कौन कौन सा अवार्ड मिला है इनको, केरला स्टेट अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर, इसके अलावा मिस ट्रांस ग्लोबल अवार्ड। इसलिए आप सोचते हैं ना कि 2 लड़कियों ने आपस में शादी कर ली, वो ऐसा ही होता है। दे नाउ सी देमसेल्व्स एज द वॉइस ऑफ देयर कम्युनिटी। ठीक है, ये एक प्रकार से इनके लिए एक ऐसी बात हो गई कि वो अपनी कम्युनिटी की आवाज़ को उठा सकती हैं। एंड टॉक अबाउट क्लेमिंग देयर प्लेस इन सोसाइटी, और समाज में अपना स्थान इनको चाहिए। नेगा इज़ द फर्स्ट ट्रांस आर्टिस्ट टू विन द 52 नंबर का केरला स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन द ट्रांस आर्टिस्ट या फिर वुमेन कैटेगरी।
नेहा सिंह एक ऐसी एक्टर हैं जो कि केरला के 52वें नंबर का स्टेट फिल्म अवार्ड पाने वाली बेस्ट एक्टर मानी जाती हैं। ठीक है, ट्रांस आर्टिस्ट की कैटेगरी में या फिर वुमेन की कैटेगरी में देखा जाए तो। चेन्नई बेस्ड एक्टर हैं हु पोर्ट्रेड ए ट्रांस वुमेन इन फोटो जर्नलिस्ट टर्न्ड फिल्म मेकर पी अभिजीत अंतराम। एक न्यूज़ आई है आसियान से, आसियान के बारे में देखेंगे। आसियान जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, शॉर्टकट में आसियान। ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि बहुत सारी देश की सरकारें इसमें शामिल हैं और एक संगठन बनाती हैं। इसमें 10 कंट्री शामिल हैं साउथ ईस्ट एशिया की, जो कि प्रमोट करती हैं इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन को एंड फैसिलिटेट इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी को बढ़ावा देना, पॉलिटिकल संबंध अच्छे रखना, सिक्योरिटी को बढ़ावा देना, मिलिट्री कोऑपरेशन, एजुकेशनल एंड सोशियो कल्चर इंटीग्रेशन एमंग इट्स मेंबर एंड अदर कंट्री इन एशिया। न केवल मेंबर कंट्री में, इसके अलावा एशिया की जितनी भी कंट्री हैं उनके बीच में भी ये सहयोग को बढ़ावा देती हैं। आसियान का सचिवालय है, ठीक है, कहाँ पर, लोकेटेड एट जकार्ता, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जकार्ता में इसका सचिवालय है। इसका मोटो है वन विज़न, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1967 में, ठीक है, विद साइनिंग ऑफ द आसियान डिक्लेरेशन। उस टाइम में आसियान डिक्लेरेशन में साइन किया गया था, मतलब बैंकॉक डिक्लेरेशन कहते हैं, इट्स फाउंडिंग फादर्स के द्वारा। फाउंडिंग फादर्स ऑफ द एशियान कौन कौन थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड थे। चेयरमैनशिप ऑफ आसियान रोटेट एनुअली, तो इसकी जो चेयरमैनशिप है वो एनुअली मतलब सालाना चेंज होते रहती है, बेस्ड ऑन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश नेम्स ऑफ मेंबर कंट्री। ए से लेकर के, जैसे ए से लेकर के जेड तक जो नाम है, तो ये आपस में रोटेट होती है इनकी चेयरपर्सनशिप। द सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी कौन है? वो है आसियान समिट। आसियान समिट जब भी आयोजित हो रहा है उसका मतलब है कि वो सबसे बड़ी सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। एज द हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी इन आसियान, द समिट सेट्स द डायरेक्शन फॉर आसियान पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी कौन है? आसियान की समिट है। ये डायरेक्शन सेट करेगा, आसियान की क्या क्या पॉलिसी है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, वो सारी चीज़ों को ये तय करता है। अंडर द चार्टर द समिट मीट्स ट्वाइस ए ईयर, और जिसकी जो समिट है वो 2 साल में एक बार होती है, ट्वाइस ए ईयर। मेंबर नेशन की बात यदि हम करें तो यहाँ पर ट्रिक बताई गई है, टीवी क्लिप ऑफ MBBS। ठीक है, टीवी थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, बर्मा जिसको म्यांमार कहते हैं, ब्रुनोई और सिंगापुर। BPL टीवी MIMCS, ब्रुनोई, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, सिंगापुर। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया 10 कंट्री के नाम हैं जो कि आसियान में शामिल हैं।